विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं रेशम मार्ग की, यानी सिल्क रूट। तो रेशम मार्ग क्या है, सिल्क रूट क्या है? ये प्राचीन काल में एक व्यापारिक गतिविधियों का एक रूट निर्धारित करता था, एक मार्ग निर्धारित करता था। अपन कह सकते हैं कि परिवहन का मार्ग है ना, वो निर्धारित करता था। तो क्यों इसे सिल्क रूट का नाम दिया गया है? क्या इसकी विशेषताएं हैं और कौन कौन से क्षेत्रों से होकर ये जाया करता था? तो बहुत ही काफी लंबा, 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला ये एक रेशम मार्ग था, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। इस मार्ग के माध्यम से सबसे ज्यादा रेशम जो है ना, अपने एशियाई रेशम को यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में भेजा जाता था। इस कारण इसे सिल्क रूट के रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता। तो आइए अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीपों से होकर ये गुजरता था। तो एक विश्व मानचित्र के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिल्क रूट क्या है, रेशम मार्ग क्या है। तो प्राचीन काल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण कीमती सामानों का आदान प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग रहा है, जो 3 महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का कार्य करता था। देखिए, इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सिल्क रूट है वो क्या है और कौन कौन से क्षेत्रों को जो है ना वो जोड़ा करता था। इस चीज को अपन अभी आपके सामने जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिल्क रूट के समय ये अस्तित्व में नहीं था। क्या? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सिल्क रूट जो था रेशम मार्ग के दौरान, ये अस्तित्व में नहीं था। पृथ्वी के ऊपर था, लेकिन मनुष्य की पहुंच से बाहर था। मनुष्य को इसका पता नहीं था सिल्क रूट के दौरान। उसके बाद में उसे पता चला है, और पता भी कब चला है? जब समुद्री परिवहन का विकास हुआ है। तो सबसे पहले अपन इसी क्षेत्र को देख रहे हैं जहां पर सिल्क रूट वगैरह का जो है ना वो प्रयोग होता था। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, इधर ये आपका भूमध्य सागर है, ये यूरोप हो गया, ये एशिया वाला भाग हो गया, और ये पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया। यानी इस विश्व के मानचित्र में अपन ये देखेंगे, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो आपका है भूमध्य सागर, क्योंकि ये भूमध्य सागर काफी ऐसे अंदर तक जो है ना वो गया हुआ है, और इसी के किनारे भी ज्यादातर इस प्रकार से ये फैला हुआ है। ठीक है, ये तो था आपका है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, यहीं पर फिर एक और है यहाँ पर, ये काला सागर हो गया, ये कैस्पियन सागर हो गया। इधर से अपन अपने रूट की बात कर रहे हैं कि ये रेशम मार्ग क्या है। यानी कि प्राचीन काल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो व्यापार होता था, जो आदान प्रदान होता था, वो ज्यादा लंबे चौड़े क्षेत्र में नहीं होता था, क्योंकि इतने ज्यादा विकसित क्षेत्र नहीं थे। तो आसपास के क्षेत्र में व्यापार होता था, और वो व्यापार भी कौन सा होता था? अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का, जिसमें खाद्यान्न पदार्थ वगैरह हो गए, वस्त्र वगैरह हो गए। यानी कि अपनी आवश्यक रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जिन वस्तुओं का अपन उपयोग करते हैं, उन्हीं का वो व्यापार किया करते थे। बहुत ज्यादा जो रिहायशी लोग थे, जिनके पास पैसा ज्यादा हुआ करता था, वो लोग जरूर दूर क्षेत्रों से जो ना बेशकीमती सामानों का आयात और निर्यात किया करते थे। तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के द्वारा इस रेशम मार्ग को है ना वो ढूंढा गया था। तो आइए अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं कि रेशम मार्ग क्या है। यानी ये रोम से लेकर, ये मार्ग जो है वो रोम से लेकर चीन के मध्य था। ये मार्ग जो है वो रोम से लेकर चीन के मध्य लगभग 6000 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग था। अब देखो कहां कहां से ये गुजरता था या कौन कौन से क्षेत्रों में था। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन 3 देशों के मध्य ये रेशम मार्ग था। रोम से चीन के मध्य 6000 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग था। अब देखो किस प्रकार से ये मार्ग था। अपन देखेंगे कि इस जगह ये इटली है, इटली का जो रोम है, यहां से इसे प्रारंभ किया गया था, या यहां से ये प्रारंभ हो रहा है। और ये जो इसके जो तटीय जो क्षेत्र है, यानी अपन ये कहे कि ये आपका काला सागर हो गया, या यहाँ के पास में से जो है ना वो कैस्पियन सागर भी है। तो ये इस क्षेत्र से ऐसे निकलकर इस प्रकार से तटीय क्षेत्रों तक आता हुआ इस प्रकार से आता था, और यहाँ पर चीन के संघाई वगैरह क्षेत्र तक जाता था। तो ये जो मार्ग था, इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया है।
इस मार्ग को रेशम मार्ग का नाम दिया गया, क्योंकि ये जो मार्ग है ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों से होता हुआ गुजरे, तटीय क्षेत्रों के आसपास से ऐसे गुजरता हुआ है ना वो जाता था ऐसे। तो ये रेशम मार्ग है। संघाई यानी चीन हो गया, भारत, ईरान, यानी जो आज का ईरान है वो उस समय का क्या था, पर्शिया था। ये पर्शिया, आज का ईरान रेशम मार्ग के समय का क्या था, पर्शिया था। तो यानी कि, और ये हो गया आपका रोम। आजकल ये इटली, इटली का प्रमुख शहर, शायद राजधानी भी है ये। तो ये रोम से लेकर चीन के मध्य ये व्यापार हुआ करता था। यानी कि अफ्रीकी देश भी जो है ना कुछ शामिल है इसमें, यूरोपीय देश है और एशियाई देश इसमें शामिल है। तो ये रेशम मार्ग काफी बहुत ही पुराना रहा है, जो रोम, इटली के रोम को चीन तक है ना वो जोड़ता था। इसके बीच में पर्शिया यानी ईरान वगैरह होता हुआ भारत भी आता था। इसमें होता क्या था कि चीन के बनी हुई जो कपास होती थी, रेशम जो होता था वो अच्छी क्वालिटी का होता था। मध्य एशिया, यानी इस मध्य एशिया वाले क्षेत्र से भी जो है ना ये व्यापार किया जाता था, मध्य एशिया। ठीक है, जिसमें इधर आपका अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, उनके साथ भी ये थोड़ा ऐसे अलग अलग रास्तों से है ना वो जुड़ा हुआ था। इनसे छोटे मोटे रास्ते जो है ना अंदर से भी आकर है ना, जैसे भारत से आकर इसमें ये रास्ता मिल जाता था, इससे भी छोटे मोटे रास्ते मिलते थे। तो इधर ईरान हो गया, इन क्षेत्रों से होता हुआ ये जाता था। इधर जैसे टर्की भी पास में आ जाती है, तो ये क्षेत्र भी लगभग इनके साथ जुड़े हुए थे। तो यानी कि रोम से प्रारंभ होकर चीन तक जाता था। तो चीन में बने हुए जो रेशम, भारत के रेशम इतनी उच्च क्वालिटी के हुआ करते थे कि विदेशों में इनकी काफी ज्यादा मांग बढ़ गई। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में बना हुआ रेशम इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि पूरे एक थान को रिंग के अंगूठी के अंदर से है ना वो निकाल लिया जाता था। यानी कि उसके एक कोने को पकड़ा, पूरे अंगूठी से निकाल लिया जाता, इतना कोमल हुआ करता था। ऐसा भी कहा जाता है कि माचिस की जो डिब्बी हुआ करती है उसमें, अभी अपन सोचेंगे तो बड़ा असंभव लगता है कि ऐसा भी है ना वो हो सकता है, लेकिन एक माचिस की डिब्बी में जो है ना उसे बंद कर दिया जाता था। ऐसे इतने उच्च क्वालिटी का है ना ये हुआ करता था। तो ऐसे में रेशम मार्ग यानी कि चीन मध्य एशिया से रेशम वगैरह जाता था, यहाँ से कागज वगैरह भी जाते थे, अन्य प्रकार के सामान भी जाता था, घोड़े वगैरह भी लेकर जाया करते थे, और उधर से बेशकीमती सामान जैसे सोना वगैरह वो भी आया करते थे। लेकिन ये काफी ज्यादा, इस रेशम मार्ग ये लगभग दूसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी से, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी यानी ईसवी तक जो है ना ये व्यापार होता रहा। यानी कि रेशम मार्ग जो है वो लगभग 17वीं से, यानी लगभग 150 वर्षों से भी ज्यादा समय तक जो है ना ये व्यापार का चलन रहा था। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक ये व्यापार रहा है, रेशम मार्ग हुआ है। लेकिन ये व्यापार कब तक है, बहुत ज्यादा इतना समय चलने का उसका कारण ये था कि बहुत से ये रोमन जो साम्राज्य है, ये रोमन साम्राज्य इसके अंदर लगभग बहुत से देश, यूरोपीय एशियाई बहुत से देशों का जो संगठन था, जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया, ईरान, फारसिया हो गया, यानी ये बहुत से ज्यादा जो देश थे इनके संगठन थे। फिर ये ज्यादा लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाया, इसका विघटन हो गया, टूट गया। एक तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य हो गया और एक पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, क्योंकि काफी ज्यादा जो विशाल क्षेत्र बन जाता है तो उसमें उसको संगठित करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर ये इसका विखंडन हो गया, ये रोमन साम्राज्य टूट गया। और उस समय भी रोमन साम्राज्य की भी रोम राजधानी रहा करता था। ठीक है, जो आज इटली की जो राजधानी है वो पहले रोमन साम्राज्य की भी राजधानी रहा करता था। लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़ता फूलता गया, बहुत ज्यादा व्यापार जो है ना इसके माध्यम से होता गया, और विशेषकर घोड़ों के द्वारा ज्यादातर इसमें व्यापार होता था। लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया, लोगों का ज्ञान बढ़ता गया, और लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी तक, या कहे कि 15वीं शताब्दी तक आते आते व्यापार अपने चरम पर था, बहुत ही ज्यादा चरम पर था। लेकिन उसके बाद से जब समुद्री रास्तों का पता चला, से 15वीं शताब्दी के अंदर ये व्यापार बहुत ही ज्यादा फलता फूलता रहा। इसके बाद में इस व्यापार के अंदर थोड़ी कमी आई। कमी आने का मूल कारण ये रहा क्योंकि नाविक वगैरह या जहाजों का प्रयोग होने के बाद में ज्यादातर इस क्षेत्र से आना प्रारंभ किया उन्होंने। अटलांटिक महासागर से आते आते एशियाई देशों के पास, पूर्वी एशियाई देशों से होते हुए इधर
शंघाई चीन तक है ना वो जाने लगे। तो ऐसे में 15वीं शताब्दी के बाद में व्यापार में थोड़ी कमी आई। इसमें नाविकों ने नया समुद्री मार्ग ढूंढने की कोशिश की और समुद्री मार्ग के रास्ते से फिर अपन ये कह सकते हैं कि एशियाई पूर्वी एशियाई देशों के साथ समुद्री मार्गों से अपना व्यापार जारी रखने के उन्होंने नए मार्ग की खोज की। उस दौरान लगभग उसी समय एक रोम स्पेन के जो नाविक थे, वो भारत की खोज के लिए जो है ना वो निकले और लगभग 1492 के आसपास जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस कहते हैं, वो भारत की खोज के लिए निकला और भारत की खोज के लिए निकलते हुए अमेरिकी द्वीपों के पास है ना वो पहुंच गया और वहां पर पहुंचते उन्हें लगा कि अपन इंडिया पहुंच चुके, बल्कि ऐसा नहीं था। वहां पर फिर कोई दूसरे यात्री और था, उन्होंने कहा कि आप इंडिया नहीं आ रहे हो, ये एक अमेरिका नया महाद्वीप है। तो ऐसे में इस अमेरिका महाद्वीप की जैसे ही खोज हुई, अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के साथ साथ ही एक नया व्यापार और अस्तित्व में आया, जो अटलांटिक महासागर के अंदर ये व्यापार होने लगा। और वो जो व्यापार हुआ एक नए प्रकार का व्यापार था, जिसे मानव के इतिहास का काला अध्याय भी कहा उसे जाता है। तो क्या था ये नया व्यापार, इसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह एक रेशम मार्ग के नाम से जाना गया है, जो रोम से लेकर चीन, मध्य एशिया, ईरान, जो उस समय का पर्शिया कहलाता था, आज का ईरान कहलाता है, उसके मध्य ये व्यापार होने लगा, जिसमें रेशम वगैरह, घोड़े वगैरह, कागज वगैरह, बेशकीमती सामान, सोने वगैरह का व्यापार होता था। फिर यही व्यापार इस नए समुद्री मार्ग की जब खोज कर ली गई, तो ये व्यापार समुद्री मार्ग के सहारे होने लगा और फिर रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। जब रोमन साम्राज्य टूट गया, तो ऐसे में फिर एक नया उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ। तो इसी से पे जब स्वतंत्र राष्ट्र बने, जो स्वतंत्र देश बने, उन देशों ने दूसरे देशों के ऊपर जाकर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया और वहां उन्हें अपने अधीन ले लिया। तो इसी प्रकार से समुद्री रास्ते का जो है ना वो प्रारंभ हुआ माना जाता है। और वो जो काला अध्याय क्या था, मानव इतिहास का काला अध्याय क्या था, अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसे जानने के लिए चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।